हेलो गाइस, दिस इज़ प्रशांत। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम डिस्कस करेंगे एंड उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कब कहेंगे एंड उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। इट मीन्स डायपोल मोमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड लास्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। जब किसी भी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखा जाता है डायपोल के, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। एंड द लास्ट, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस कर देंगे तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टॉर्क क्या होता है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी दूसरी बॉडी कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ये सब चीज़ें हमने उस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। बट हमें ये तो पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीज़न होता है किसी भी चार्ज के अराउंड जहाँ पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज आपका उस फील्ड में अगर मैं रख दूँ तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चाहता हूँ कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो उसके लिए अगर हम लाइंस, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व्स कॉल्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनसे आपको आइडिया होता है कि भाई जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज किस डायरेक्शन को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यानी कि आपने अपनी तरफ से कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी हैं चार्जेस के अराउंड, जिसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर पार्टिकल। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया Q, जिसके आसपास आप देख रहे हैं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यहाँ पे आप इस तरह से देखते हैं कि बेसिकली जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वहाँ पे तो हाईली डेंस्ड है, मतलब थोड़ा क्या है, एक दूसरे से पास है। बट जैसे जैसे दूर जा रही हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहा है, यानी कि डेंसिटी उसकी डिक्रीज होती जा रही है। तो अब यहाँ पे मैं साथ ही साथ दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ। एक पॉइंट P2 है और एक पॉइंट P1 है। अगर मैं जनरली यहाँ पे देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा होगा बिकॉज उसकी डिस्टेंस कम है चार्ज Q से कंपैरेटिवली पॉइंट P2 की जो डिस्टेंस है। अब नॉर्मली मैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से भी इस चीज़ को समझता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो P1 है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी कंपैरेटिवली P2 से, बिकॉज वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा क्या हो रही हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बेसिकली पॉइंट P2 से कम पास हो रही हैं कंपैरेटिवली P1 से। तो जो फोर्स भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा P1 को वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली P2 से, क्योंकि P1 में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और P2 में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो यही देखने को हमें मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली आपको ये भी बता सकती हैं कि आपकी कोई बॉडी कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है उस पॉइंट में से। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह से डायरेक्शन अलॉट करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज में से स्प्रेड हो रही हैं तो उनकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज में से हमेशा कहाँ को होगी, इनसाइड ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं की फाइंड आउट करनी है तो आप वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो पॉजिटिव टाइप का होता है, और पॉजिटिव को हमेशा पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो यानी कि
अगर मेरे पास एक सिस्टम है तो उस सिस्टम में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि वो ओरिजिनेट हो रही है उस चार्ज में से। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन टर्मिनेटिंग एट द चार्जेस। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इस तरह से शो करोगे कि वो वहाँ पे क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ सिस्टम कंसिडर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर करा है हमने, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज, मतलब एक सिस्टम है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और हमेशा टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। और यहाँ पे और भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। तो यानी कि जब मैं किसी पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करूँगा तो वो फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। बट जैसे जैसे आप ये पूरा सिस्टम जो है इसके से आप डिस्टेंस पे जाते रहते हो, कुछ डिस्टेंस पे चले जाओगे, सपोज पॉइंट इस बार मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे देखोगे तो आपको डेंसिटी क्या देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको फोर्स भी जो एक्सपीरियंस होगा इस पॉइंट को इस सिस्टम की वजह से वो कम देखने को मिलेगा। ये था सिस्टम अनलाइक चार्जेस का। अब ये आ गया सिस्टम लाइक चार्जेस का। तो ये लाइक चार्जेस के सिस्टम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव से ही ओरिजिनेट हो रही है, दूसरे भी पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन एक दूसरे में टर्मिनेट नहीं होंगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी अगर सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, पास होती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, लगभग ज़ीरो। अगर इन दोनों के क्या एकदम एग्जैक्ट कहाँ पे है, सेंटर पे है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी यही तो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो केसेस थे। अब हम इन जो भी हमने यहाँ पे पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है साफ साफ, इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने एक इमेजिनरी कर्व बनाया है जिसकी हेल्प से आप स्टडी कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, द लाइन ऑफ फोर्सेज अ कंटिन्यूस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो इनमें तो कोई ब्रेक होता नहीं, यानी कि ओरिजिनेट होगी तो प्लस से ओरिजिनेट होगी, टर्मिनेट होगी तो नेगेटिव में टर्मिनेट होगी, बट ये जो कर्व है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, सब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्सेज स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हमें पता है कि जो लाइन ऑफ फोर्सेज है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अब ये क्लोज लूप क्या होता है, देखो हमने क्लास 10th में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट के बीच में होती थी। तो उसमें क्या होता था, एक नॉर्थ होता था एक साउथ होता था। हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ को जाती थी, साउथ को जाती थी, और इनसाइड भी क्या होती थी, मूव करती थी। यानी कि वो कहाँ से कहाँ को मूव करती थी, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती थी। तो यहाँ पे हमें क्लोज लूप देखने को मिल रहा है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो लाइंस होंगी वो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पे। ठीक है, इस तरह से। बट अंदर ये जो मोशन, इस तरह से मोशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं
कि फोर्स आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, उसकी हेल्प से आप फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। और टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फोर्स की डायरेक्शन भी देगा और फील्ड की भी डायरेक्शन देगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ को है, ये रही, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही, दोनों ने इंटरसेक्ट करा पॉइंट पी पे। अब पॉइंट पी पे अगर मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। कैसे फाइंड आउट करूँगा? टेंजेंट ड्रॉ करके। मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा तो कितनी डायरेक्शन आ गई? 2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होती है? 1। तो इसीलिए कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर चार्ज आपका फ्लो कर सकता है। तो एक कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा नॉर्मली पास होंगी उसके सरफेस के। ठीक है? कब तक? जब तक उस कंडक्टर के अंदर चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब कि उसके अंदर चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब एक कंडक्टर के अंदर चार्ज तो प्रेजेंट है बट उसका मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उसके 90 डिग्री यानी नॉर्मल पास होंगी। अब अगर सपोज नॉर्मल पास नहीं होंगी तो क्या होगा, देखते हैं। अगर सपोज मेरा ये कंडक्टर है, इसके हमेशा नॉर्मल पास होगी, ये कहना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस तरह से पास होंगी। अगर सपोज ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, तो देखते हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से नॉर्मल से। तो देखो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अगर सपोज मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर को देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा ओरिजिनेट होगी पॉजिटिव से और कहाँ पे ख़त्म होगी? नेगेटिव पे ख़त्म होगी। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे पॉजिटिव की डायरेक्शन को, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ को मूव करते हैं। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहा कंडक्टर? नहीं, यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो कंडक्टर जब तक इक्विलिब्रियम में है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें परपेंडिकुलर पास होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कंडक्टर है हमारा वन डायमेंशनल, तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन सिर्फ या तो इधर को कर सकते हैं या इधर को कर सकते हैं, तो मूवमेंट ऊपर नीचे को नहीं होगा। तो वही है। तो ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the line of forces have a tendency to contract lengthwise। बेसिकली जो लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अनलाइक चार्जेस के केस में हमने देखा था कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके आपके नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, राइट। और इसके अपोजिट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एक्सपेंड हो सकते हैं लेटरली। ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा था इस केस में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरली क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा कंडक्टर में से क्या हो सकती है? पास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है। और भी प्रॉपर्टी हैं, अगर आपकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो क्लोज हैं एक दूसरे के तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाते हैं हम। अगर एक दूसरे से दूर हैं तो वो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको समझते हैं। ठीक है? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखो, उसको समझने के लिए हम एक सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। अब ये 2a क्यों कंसिडर करते हैं ये हम बाद में समझेंगे, बट अभी कंसिडर करते हैं 2a। तो
तो जो ये पूरा सिस्टम हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर दो इक्वल चार्जेस हैं बट अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो इस सिस्टम को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको डेफिनेशन से समझते हैं। सो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक पेयर होता है किसका, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस से हम इसको सेपरेट करके रख रहे हैं। अब अगला टॉपिक है डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है ये फाइंड आउट करते हैं। देखो डायपोल मोमेंट बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ बताता है किसी भी डायपोल की, कि बेसिकली उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट को मेज़र करा जाता है एक फॉर्मूले से, जो कि होता है P इज इक्वल्स टू ईदर चार्ज विच इज़ Q into the distance between both the charges in a dipole which is 2a। तो ये होता है फॉर्मूला डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने का। तो डायपोल मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। तो यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ये देखिए, it measures the strength of an electric dipole. The dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge into the separation between both the charges, and the direction is along the dipole axis from the negative to the positive charge। और इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने बोला डायपोल मूवमेंट जो होता है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को होती है, ठीक है। अगर मेरे को इसकी एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है कॉलम एंड डिस्टेंस की होती है मीटर। सो कॉलम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। तो ये था आपका डायपोल मोमेंट। और ये जो डिस्टेंस हम 2a ले रहे हैं, इसका बेनिफिट होता है डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस में, क्योंकि डायपोल मोमेंट्स की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं डायपोल फील्ड के अंदर। क्योंकि देखिए डायपोल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नेट चार्ज कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव क्यू है और एक नेगेटिव क्यू है। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो टोटल चार्ज एक डायपोल का कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो आएगा? द आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर सपोज़ मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे प्लेस्ड, पॉइंट P यहाँ पे है, तो नेगेटिव से पॉइंट P आपका नियर बाय है और पॉजिटिव से थोड़ा डिस्टेंस पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा ड्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी, यानी इंटेंसिटी कम होगी, बट इसकी ज़्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इसीलिए डायपोल फील्ड में हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं इस डायपोल की, कि अगर मैं एक्सियल पॉइंट में किसी भी पॉइंट को प्लेस कर रहा हूँ तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली एप्लीकेशन आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अब हम समझते हैं एक्सियल पॉइंट क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको एक डायपोल दिया है, ये आपका डायपोल है, उसकी डायरेक्शन में ही एक पॉइंट हमने कंसिडर करा है, वो पॉइंट होता है आपका एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो इस एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डायपोल कंसिडर करा हुआ है जिसका लेंथ है 2a, इस तरफ चार्ज है आपका -q और इस साइड है +q। तो सपोज़ मैं इस पॉइंट को A कंसिडर करता हूँ, इसको B कंसिडर करता हूँ, और मैं पॉइंट P पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हम सपोज करेंगे पॉइंट Q पे एक टेस्ट चार्ज है जिसका वैल्यू होगा Q0। तो सबसे पहले जो डायपोल का पॉइंट B का चार्ज है +q, वो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। आपका टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, सो इट मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर को एक्सपीरियंस होगा। इसको मैं EB से शो कर देता हूँ। सिमिलरली पॉइंट A आपका जो है वो नेगेटिव है, और पॉइंट B पे जो आपका टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो दोनों अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को शो होगा, जिसको मैं EA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि वैल्यू कितना है EB का।
तो जब आप ई बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ई बी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, सो इट मीन्स 1/4πε0 charge of B which is Q upon distance between B and P, which is the distance between A and B is 2A, so it means it's A and it is also A, and the distance of point P from the center of the dipole is R, so the value of BP will be R minus A, so here R minus A whole square, and the direction of EB is along X एक्सिस के डायरेक्शन को है, ठीक है। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ EA, सो EA का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q। अब देखते हैं P और पॉइंट A के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज R प्लस A होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हम देख रहे हैं तो x से अवे है, तो इट मीन्स अवे टू द x। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस हो रहा होगा पॉइंट P पे, सो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ E से। वैल्यू होगा, अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या वैल्यू होगा। देखिए EB का डायरेक्शन टुवर्ड्स x है एंड EA का डायरेक्शन अवे टू द x है, तो दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री होता है तो वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से। तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, EB का या EA का। सो वैल्यू EB का ज़्यादा होगा बिकॉज B पॉइंट P के ज़्यादा नियर है, तो इस वजह से हम करेंगे यहाँ पे EB माइनस EA। तो EB है हमारा ये EA है, ये दोनों में 1/4πε कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे 1/4πε0। Q भी दोनों में कॉमन है, सो Q भी हम बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में होगा 1/r माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखते हैं, तो एलसीएम लेंगे, तो 1/4πε0 Q R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा R माइनस A होल स्क्वायर R प्लस A होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो ये आपका वैल्यू है Q/4πε0। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR, सो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, बट वैल्यू बचेगी 2AR प्लस 2AR, सो न्यूमरेटर पे आ जाएगा 4AR। डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी का, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इज 2AQ, राइट, सो P इज इक्वल्स टू 2AQ। सो हम 4A जो यहाँ पे है 4 उसको लिख सकते हैं 2 × 2, सो इट मीन्स 2AQ विल बी P, सो द आंसर इज 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और 1/4πε0। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय पॉइंट P इज गिवन बाय 2PR अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया। अब इसका एक स्पेशल केस लेते हैं। अब उस स्पेशल केस में क्या होता है, जो आपका वैल्यू ऑफ आर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है वैल्यू ऑफ ए से। इट मीन्स आपका जो पॉइंट पी है वो सेंटर ऑफ डायपोल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं,
अब उस केस को समझते हैं। व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इन दिस केस, इस केस में हम क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर का वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली ए स्क्वायर से। सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ डिनोमिनेटर हमारा आया था उसको हम अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर ही कंसिडर करते हैं। तो इससे आपके फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो चीज़ समझते हैं। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ ई विल बी 1/4πε0 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे क्या कंसिडर करना है, आर स्क्वायर। सो इट मीन्स r टू द पावर 4। सो r से r कैंसिल होगा, तो 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। सो इस केस में आपका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का ये। तो ये था आपका एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है एक डायपोल। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं एक पॉइंट पे जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है डायपोल से। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। इस केस में हमने अगेन एक डायपोल कंसिडर करा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज आपका यहाँ पे। इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को बी कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट पी है जो कि डायपोल से आर डिस्टेंस पे है और इस तरह से है कि वो बेसिकली डायपोल को ए डिस्टेंस में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। और अब फाइंड आउट करते हैं कि पॉइंट पी पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देखने को मिलेगा ड्यू टू आर डायपोल। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो जो पॉइंट पी है वहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करेंगे। तो टेस्ट चार्ज हमेशा होता है पॉजिटिव, तो जो बी पॉइंट पे चार्ज है वो पॉइंट पी पे जो चार्ज होगा उस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, जिसको मैं शो करता हूँ ईबी से। और जो पॉइंट ए है वहाँ वो उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, जिसको मैं शो करता हूँ ई ए से। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, ई ए और ई बी का वैल्यू। तो वो फाइंड आउट करते हैं। So EB is equals to 1/4πε0 charge is Q upon the distance between BP is R square plus A square under root। कैसे, B और पॉइंट O और P जो आपका है वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना होता है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। सो डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर। सो इट मीन्स 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन है अवे टू द बी से अवे डायरेक्शन को है। सिमिलरली ये जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो अभी आएगा 1/4πε0 चार्ज इज क्यू अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन ए पी विल बी अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्शन अगर मैं ई ए की देखूंगा तो वह टुवर्ड्स ए। तो यहाँ पे ई ए और ई बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकता हूँ ई ए इज इक्वल्स टू ई बी। देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर का साइन नहीं बनाया तो इट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट पॉइंट पी पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। तो आपको एक चीज़ तो पता है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन उनके एग्जैक्ट बीच में से आती है। तो ये रिजल्टेंट होगा आपका
बट अभी हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंगल्स चाहिए। किस किस के बीच के, ई ए और ई बी के बीच के। तो देखो ये आपका ट्रायंगल है, आपका इसका एंगल होगा थीटा, सो हेयर इज ऑल्सो थीटा। क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है ना ये, तो इसलिए ये थीटा होगा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में से पास होता है आपका रिजल्टेंट जब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ई का। तो ई फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते थे, हम हर एक वेक्टर को 90 डिग्री के दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते थे। तो ई बी को हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। सो ई बी का एक कंपोनेंट आएगा इधर को और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन को। सो द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट विल बी ई बी साइन थीटा एंड दिस इज ई बी कॉस थीटा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ई ए विल बी, ई ए का एक कंपोनेंट ये होगा जिसकी वैल्यू होगी ई ए साइन थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन को होगा, उसका वैल्यू होगा ई ए कॉस थीटा। तो देखते हैं ई बी साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू सेम होगा दोनों में। ई ए और ई बी हमारा इक्वल था, हमने यहाँ पे देखा है मैग्नीट्यूड। तो दोनों वेक्टर्स इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ बचेंगे ई बी कॉस थीटा एंड ई ए कॉस थीटा, जो कि सेम डायरेक्शन को, और सेम डायरेक्शन को है तो एंगल है 0 डिग्री। दोनों सिंपली आपने ऐड करने तो आपको रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो फाइंड आउट करते हैं। E is equals to EB cos theta and EA cos theta. EB cos theta plus EA cos theta। EB और EA इक्वल हैं तो एक ही हम यहाँ पे कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, cos थीटा और cos थीटा भी है। तो इट मीन्स हमें सीधे क्या कर सकते थे, 2EA cos theta and the value of EA is 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square, and the value of cos theta will be, so here is that theta, the cos theta is base upon hypotenuse, which is A upon R square plus A square root, A upon R square plus A square root. So here 1/4 pi epsilon naught, सॉरी ये जो आपका 2 था वो भी आएगा साथ में। सो हेयर 2 इंटू Q A and in the denominator it will be R square plus A square to the power 3/2. Okay, so 2QA आपका होता है P upon 4 pi epsilon naught R square plus A square to the power 3/2. सो रिजल्टेंट आपका फाइंड आउट हो गया यहाँ पे E। सो कभी भी कोई पॉइंट अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे है किसी भी डायपोल से, तो वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड P/1/4 pi epsilon naught R square plus A square to the power 3/2। अब इसमें भी सेम केस लेंगे, when R is very greater than A, so again R square plus A square will be approximately equals to R square. So the formula will be P 4 pi epsilon naught R square plus A square की जगह R square लिखेंगे तो आ जाएगा R क्यूब। सो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का मेथड जब पॉइंट P आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे है। तो इसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं जो आपका एक डायपोल होता है, अगर उसको मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया हुआ है,
तो जब मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस करता हूँ तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अब ये टॉर्क क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो टॉर्क भी आपका काइंड ऑफ फोर्स होता है, बट ये एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी में रोटेटरी मोशन क्रिएट करता है। अब इसको समझते हैं रोटेटरी मोशन कैसे क्रिएट करेगा। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, अब इस बॉडी पे मैं दो फोर्स एक्सर्ट करने वाला हूँ, एक फोर्स इस डायरेक्शन से और एक फोर्स इस डायरेक्शन से। जब मैं इसमें एक्सर्ट करूँगा तो ये बॉडी का जो मोशन होगा वो रोटेटरी होगा, राइट। तो यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है, तो इट मीन्स जब किसी भी बॉडी पे आप दो फोर्स एक्सर्ट करते हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा, और साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होगा, ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन। अब ये डिफरेंट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डिफरेंट नहीं होगा तो क्या रोटेटरी मोशन होगा या नहीं होगा वो समझते हैं। अगेन हम इस बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें मैं दो फोर्स एक्सर्ट करने वाला हूँ, एक मैं इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन से। सो देखो दोनों फोर्स इक्वल है, इस डायरेक्शन से किया है तो दोनों फोर्स इक्वल है, हाँ। अपोजिट भी हैं, जी हाँ अपोजिट भी हैं, और लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों का सेम है, तो ये दोनों फोर्स इसमें रोटेटरी मोशन क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉर्क होता है, अगर आपको वैल्यू ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है टाउ, टाउ से हम टॉर्क को डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो आपने फोर्स एक्सर्ट करे हैं उनमें से किसी भी एक फोर्स का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो इस तरह से फाइंड आउट हम करते हैं। जैसे सपोज आप इस लाइन को ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन इस फोर्स पे भी परपेंडिकुलर है और इस फोर्स पे भी परपेंडिकुलर है सिमिलरली। तो यहाँ पे ए भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैंने सपोज लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी होती तो वो इस फोर्स पे भी परपेंडिकुलर है और इस फोर्स पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये सी डी भी इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये होता है राइट का टॉर्क। तो यहाँ पे हमारा एक डाइपोल ए बी जिसका लेंथ 2a है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके ये जो पॉइंट ए है, सपोज यहाँ पे मैं चार्ज कंसिडर करता हूँ माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज कंसिडर करता हूँ प्लस क्यू। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ को मूव करती हैं। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इस साइड पे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। सो इट मीन्स आपका जो पॉइंट बी है डाइपोल का वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन को, जिसको मैं एफ बी से शो करता हूँ, ठीक है। और पॉइंट ए पे आपका चार्ज जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इस डायरेक्शन को, जिसको मैं शो करता हूँ एफ ए से, ठीक है। डायरेक्शन मैंने दिखा दिया तो यहाँ पे वेक्टर में इसको शो कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करते हैं कि भाई जो आपका एफ ए है और एफ बी है उसका वैल्यू कितना है। सी वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ ई इज एफ बाय क्यू, यानी कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो बॉडी और अपॉन वो बॉडी का जो चार्ज है। तो ये बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, उसका चार्ज है क्यू, सो इट मीन्स एफ बी का वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे से हम एफ कैलकुलेट करेंगे तो एफ आएगा ई क्यू। सो ये एफ बी का वैल्यू होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज ई, यहाँ पे ई है एंड चार्ज है क्यू। डायरेक्शन इस जगह को x से दिखाते हैं, इसको y से शो करते हैं, टुवर्ड्स y। सिमिलरली ये इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड द चार्ज इज Q। माइनस साइन तो सिर्फ यही डिनोट करता है कि चार्ज कैसा है,
तो उसको कैलकुलेशन में हम रखते नहीं हैं. सो टूवर्ड्स x. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो फोर्सेस हैं, ये हैं आपके दो फोर्सेस, दोनों इक्वल हैं, इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन को है और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है. तो इट मीन्स यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा होगा आपका डायपोल. अब डायपोल का टॉर्क अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. देखो इधर फोर्स तो आ गया, एफ ए या एफ बी का वैल्यू हम रख लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी, पॉइंट सी ले लेते हैं. ठीक है. अब देखिए हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी भी एक इंस्टेंट पे आपका जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल आपका फॉर्म कर रहा है. ठीक है. थीटा अगर ये एंगल फॉर्म करेगा, आपको ये पता है डिस्टेंस कितनी है, 2a है, हमें फाइंड आउट करना है BC का वैल्यू. तो अब वे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? थीटा के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस. तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर विच इज BC और hypotenuse is 2a. So the value of BC is 2a sin theta. So tau is either force is EQ and the perpendicular distance between them is 2a sin theta. So 2a into Q is 2a into Q is dipole moment which is P and this is sin theta. अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. डायरेक्शन ऑफ E is represented by this. ऑलराइट. और अगर मैं बात करता हूँ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डायपोल को देख के, बिकॉज जो डायपोल मोमेंट होता है किसी भी डायपोल का वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होता है. बिकॉज हमने पढ़ा था ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव हम शो करते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमने सब चीज़ ईजिली फाइंड आउट कर लिया. आपका फाइंड हो गया ई पी साइन थीटा. अब यहाँ पे हम साइन थीटा एंगल देखें तो किस किस के बीच का है? ई है इधर को और ये रहा आपका डायपोल. सो डायपोल और ई के बीच का आपका एंगल है थीटा. तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई क्रॉस पी, क्योंकि डायपोल मोमेंट और ई इन दोनों के बीच का तो एंगल है आपका थीटा. सो टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का क्या होता है? साइन थीटा होता है. सो टाउ जो आपका टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका वैल्यू है ई क्रॉस पी. अब इसके कुछ केसेस बन जाएंगे. केस 1, जब एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इसका मतलब जब आपका डायपोल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के. सो हेयर द वैल्यू ऑफ टाउ विल बी EP sin 90, इट मीन्स EP, और ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इस टाइम पे आपको टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो रहा होगा. सेकंड केस, जब आपका एंगल कितना हो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है. तो इस केस में टाउ होगा EP साइन 0 और 180 का वैल्यू सेम होता है 0, सो 0. सो उस टाइम पे आपका टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा. ठीक है. तो उस टाइम पे आपकी बॉडी रोटेट नहीं करेगी. तो क्लास 11th में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एक्सियल वेक्टर का केस, जिसमें उन वेक्टर्स के डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते थे जो रोटेशनल होते थे, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो वेक्टर्स आपके मूव कर रहे होते थे. तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? हम डायरेक्शन ऑफ ई को अपना राइट हैंड रखेंगे एंड उसके बाद उसको रोटेट करेंगे टूवर्ड्स पी, यानी डायपोल मोमेंट की तरफ को. तो आपकी डायरेक्शन आ जाएगी अपवर्ड. इस केस में आपकी डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ को है? अपवर्ड. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ से इधर को मूव कर रहा होता तो उस केस में टॉर्क की डायरेक्शन आती है डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब चलते हैं इस चैप्टर के फॉर्मूले में। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला इसका हो जाएगा P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू है। P क्या होता है? डायपोल मोमेंट। Q होता है चार्ज, इधर चार्ज, और 2a है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस इनसाइड अ डायपोल। सेकंड फॉर्मूला इज डायपोल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस करेगा एक पॉइंट जो एक्सियल पोजीशन पे है किसी भी डायपोल के। तो वो हमने फाइंड आउट करा था। फॉर्मूला था 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और अगर r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a तो उस केस में हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते थे, तो फॉर्मूला ये बन जाता था। थर्ड केस था आपका इक्विटोरियल पोजीशन वाला, तो उसका फॉर्मूला होता था 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड व्हेन r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a तब हो जाता था 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। और टॉर्क यानी कि कोई भी डायपोल अगर रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो एक्सपीरियंस करता था टॉर्क विच इज़ गिवन बाय पी ई साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो क्वेश्चन इस चैप्टर के काफ़ी इजी हैं। देखो फॉर्मूले बेस्ड होंगे। 2 चार्जेस 1 + 5 माइक्रोकूलम अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। 2a आपको गिवन है, चार्ज आपको गिवन है। सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन भी टफ नहीं है, सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, तो आपको ट्राई करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।